हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग जो हैं वैदिक सभ्यता करेंगे। अभी तक हमने जो है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को हमने कर रखा है, स्रोत कर रखा है। उसके बाद से स्रोत करने के बाद हमने प्रागैतिहासिक काल कर रखा है। फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता भी हम लोग जो है कर चुके हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो एक शहरीय सभ्यता थी, ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के पतन के उपरांत 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है, वैदिक सभ्यता आपका चलेगा। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इसमें भी वैदिक काल का दो भागों में विभाजन किया जाएगा। एक आएगा ऋग्वैदिक काल और एक आएगा आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में एक खास इम्पोर्टेंट, आप व्यापक पैमाने पर अगर इसको समझना चाहें तो ऋग्वैदिक काल में उदारता था, समानता था, स्त्री पुरुष के बीच में जो है समानता की बात की जाती थी, सबको अधिकार की बात की जाती थी। इंसान कर्म से पूजे जाते थे, जन्म से नहीं। अगर एक ही घर में ऋग्वैदिक काल के अकॉर्डिंग अगर एक घर में एक व्यक्ति 4 आदमी रह रहे हैं, अगर एक आदमी जा रहा है और वो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, अगर वो पढ़ाने का काम कर रहा है तो ब्राह्मण कहलाएगा। अगर वो सेना में भर्ती है तो एक ही घर में वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति क्या कहलाएगा? क्षत्रिय कहलाएगा। अगर तीसरा व्यक्ति अगर व्यापार में लिप्त है तो उसको वैश्य कहा जाएगा। और चौथा अगर कहीं नौकर चाकरी कर रहा है, इन द सेंस अगर कहीं साफ सफैया का काम कर रहा है तो उसको शूद्र की गिनती में रखा जाएगा, ठीक है। यानी एक ही परिवार में चारों वर्ण मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आगे के समय में जब उत्तर वैदिक काल आएगा तो उत्तर वैदिक काल में जो है इम्पोर्टेंस जन्म का हो जाएगा। यानी अगर ब्राह्मण के घर में अगर कोई भी पुत्र पैदा होता है या पुत्री पैदा होती है तो ब्राह्मण ही कही जाएगी, वो शूद्र कभी नहीं कही जाएगी। भले ही उसकी बुद्धि और उसकी जो है सोच शूद्र से भी जो है गई गुजरी हो, लेकिन हालांकि उसका जन्म हो गया है ब्राह्मण के परिवार में तो उसको अब ब्राह्मण ही कहा जाएगा। ये बात आ गई उत्तर वैदिक काल में। यानी उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगा कि जन्म की प्रधानता हो जाएगी, कर्म की प्रधानता कम हो जाएगी, ठीक है। और ऋग्वैदिक काल में क्या हो जाएगा? ऋग्वैदिक काल में आपका कर्म की प्रधानता था, जन्म की प्रधानता नहीं था। ये दोनों चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो वैदिक काल का विभाजन दो भागों में कर दिया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। सर्वप्रथम जब आर्य आए तो ये पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मुलर ने, ध्यान रखिएगा, जो है ये विदेशी इतिहासकार हैं, मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है, ठीक है। मध्य एशिया जो आप देखेंगे, ये जो तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, आपका कजाकिस्तान, ये सब जो है मध्य एशिया में आ जाएंगे। तो मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता कहलाई। इन्होंने, आर्यों ने जिस सभ्यता का निर्माण किया वो सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। और ध्यान रखिएगा, आर्य शब्द जो है ये भाषा समूह को इंगित करता है। कहने का मतलब जो लोग संस्कृत बोलते थे, वो सारे के सारे क्या कहे जाते थे? वो सब आर्य कहे जाते थे, क्योंकि वो एक भाषा, कौन सा भाषा? तो संस्कृत भाषा समूह का जो है इंगित करते थे। अगर सब संस्कृत बोलने वाले हैं तो ये जो है वो आर्य कहे जाएंगे, ठीक है। तो ये स्थिति है। आगे देखते हैं। आपको पता ही होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने जो है आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करा दिया है। ऑब्जेक्टिव में मैं चित्रात्मक प्रस्तुति के साथ कराता हूँ, चित्रों के साथ कराता हूँ, ताकि इजी हो और वहाँ पे जो है इजीली चित्र को जो है शो करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और यहाँ पे ऑलरेडी इतने पॉइंट्स हैं कि बीच बीच में अगर चित्रों के साथ समझाया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक चैप्टर ही खींचने में कई घंटे लग जाएंगे। और टू द पॉइंट भी थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमें वन लाइनर एग्जाम्स देने हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे बढ़ते हैं। आर्यों के प्रशासनिक इकाई, अगर प्रशासन की बात करते हैं, जैसे आज के डेट में प्रशासनिक इकाई जो भी आप देखेंगे, ठीक है, तो आज के डेट में भी आप देखेंगे कि जो है केंद्र सबसे बड़ा है, उसके नीचे राज्य है, फिर ग्राम है, ऐसे चलता है। वैसे ही ये भी बोल रहा है प्रशासनिक इकाई। आर्यों की
प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा गया है। जो सबसे छोटा था वो कुल था, जो सबसे छोटा था वो कुल कई कुल मिल के एक ग्राम का निर्माण करते थे, और कई ग्राम मिल के एक विष का निर्माण करते थे, कई विष मिल के एक जन का निर्माण करते थे, और कई जन मिल के एक राष्ट्र का निर्माण करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारा का सारा जो है ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था, ये है इसका क्रम, यानी कि ये बढ़ते क्रम में है। राष्ट्र सबसे बड़ा, उससे छोटा जन, उससे छोटा विष, और उससे छोटा ग्राम, और सबसे छोटा कुल था। तो पूछ देगा कि आयोग की प्रशासनिक इकाई का सबसे छोटा वाला भाग कौन सा है, सबसे प्रशासनिक इकाई में सबसे छोटा कौन है, तो ये है आपके कुल। ग्राम के मुखिया को ग्रामनी, याद करने वाली बात नहीं है। विष के प्रधान को विषपति एवं जन के शासक को राजन कहा जाता था। जन के शासक को क्या कहा जाता था, राजन कहलाते थे ये लोग। आगे देखते हैं, राज्याधिकारियों में यानी कि राज्य के जो भी अधिकारी थे, उसमें पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। जैसे आज के डेट में आपका कैबिनेट मंत्री जो है प्रमुख होता है लोग, ठीक है, या फिर जो है तीनों जो है आपके सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, सुप्रीम कमांडर, वो लोग जो है प्रमुख होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है कि राज्य के अधिकारियों में जो पुरोहित थे और सेनानी थे, ये प्रमुख थे। वशिष्ठ जो थे, वशिष्ठ, आप ये नाम सुने होंगे, वशिष्ठ और विश्वामित्र रामायण में नाम सुने होंगे। तो वशिष्ठ जो थे ये रूढ़िवादी पुरोहित थे, और विश्वामित्र जो थे ये आपके उदार, ठीक है, उदार पुरोहित थे। तो वशिष्ठ रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र जो थे वो आपके उदार पुरोहित थे। आगे देखते हैं, सुत, यहाँ पे बस हम ये देख रहे हैं कि जो प्रशासनिक इकाई में जो पुरोहित हुआ करते थे, यहाँ पे इसलिए पुरोहित के बारे में बताया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया कि राज्य के अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी क्या थे, प्रमुख थे। तो पुरोहित के बारे में बताया कि पुरोहित कौन थे, तो आप सुने हैं नाम वशिष्ठ का, विश्वामित्र का, तो उन लोगों के बारे में बता दिया कि उनकी जो है स्वभाव क्या क्या थी। ठीक है, अब देखते हैं अन्य लोगों को। जो सूत हो गया, ठीक है, सूत हो गया, रथकार हो गया, व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। ये लोग क्या कहलाते थे, रत्नी कहे जाते थे। और इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी, यानी राजा को इंक्लूड कर ले, राजा को जोड़ ले, ठीक है, तो टोटल ऐसे जो है ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी कही जाती थी, 12 हुआ करती थी। कब, जब हम वैदिक युग पढ़ रहे हैं तब, यानी वैदिक काल की बात हो रही है सब। आगे देखते हैं, पूरब जो था ये दुर्गपति को पूरब कहा जाता था। पूरब दुर्गपति को एवं अस्पष्ट की बात करते हैं। अस्पष्ट तो ये जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होते थे। कौन, अस्पष्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी वाजपति कहलाता था। ठीक है, वाजपति जो है ये आपका क्या कहलाता था, गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र की बात करेंगे तो उग्र जो है अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। यहाँ पे बस ये बता रहा है कि जो व्यक्ति आज के डेट में जो हम लोग जिसको पुलिस कहते हैं, ठीक है, अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता है आज के डेट में, पुलिस करता है। ठीक है, पुलिस करता है, और उस समय यही कार्य कौन करता था, उग्र नामक अधिकारी करता था। ठीक है, गोचर भूमि का अधिकारी वाजपति। वैसे ही जो है आज के डेट में जो है जासूसी वाला जो है हमारा जो है आपका रॉ हो गया, रॉ वर्क करता है। ठीक है, रॉ वर्क करता है, जासूसी का कार्य करता है। वैसे ही पहले क्या होता था, अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पूरब जो होते थे दुर्गपति होते थे। ठीक है, यानी कि एक तरह से सिक्योरिटी वाला। तो ये सब चीज़ें आपको टू द पॉइंट बस रटना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। अभी दिशा बात कर लेते हैं कि दिशा, अगर पूर्व की बात करें, पूर्व को पहले क्या कहते थे, तो आज भी के डेट में जिसको हम पूर्व दिशा कहते हैं, उत्तर वैदिक में पूर्व को प्राची कहा जाता था, पूर्व को प्राची कहा जाता था। अभी हम जिसको पश्चिम बोलते हैं, उत्तर वैदिक शब्द क्या है इसका, प्रतीची। और अगर अभी हम लोग जो है उत्तर कहते हैं, और उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता था, उदीची हो जाता था। ठीक है, दिशा की बात करेंगे मध्य का, तो मध्य को तो मध्य ही कहेंगे, दक्षिण का दक्षिण। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे पूर्व की बात करेंगे तो प्राची का जो है, प्राची के यानी कि पूर्व में जो राजा होते थे, राजा का नाम क्या कहते थे, तो पूर्व में लोग राजा को सम्राट कहा करते थे, सम्राट। ठीक है, जैसे सम्राट अशोक। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं बिहार भी पूरब में ही माना जाएगा।
ठीक है। और इस तरह से आप सम्राट अशोक यानी कि जाहिर सी बात है पूर्व की बात हो गया। और अगर बात करें पश्चिम का तो स्वराष्ट्र कहे जाते थे जो पश्चिम के राजा थे। और अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में विराट हुआ करते थे, ठीक है। उत्तर में राजा को विराट, राजा का नाम विराट हुआ करता था। और मध्य में राजा का नाम राजा हुआ करता था। और दक्षिण में भोज कहा करते थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको जो है याद कर जाइएगा। खासकर दक्षिण वाला तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दक्षिण के राजा को भोज कहा जाता था। आगे देखते हैं अब, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, ठीक है। ऋग्वेद में क्या है कि किसी भी तरह के न्यायाधिकारी यानी कि न्याय करने वाले अधिकारी का उल्लेख ही नहीं है। इतना सभ्य समाज था। जब सभ्य समाज, हर वो समाज सभ्य हो जाता है जिसमें आपकी पहचान कर्म से होती है, ठीक है। तो ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। यानी कि जब आप आएंगे उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ये सिर्फ बात कर रहा है यहाँ पे वैदिक काल का। और ऋग्वेद की बात करेंगे, ठीक है। ऋग्वेद जो 4 पुस्तकों की बात कही जा रही थी, ऋग्वेद, आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उसमें जो ऋग्वेद में किसी भी न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसलिए 3 बार रिपीट किया मैं इसको। सभा एवं समिति, सभा एवं समिति जो है राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ये लोग जो है जैसे आज की डेट में मंत्री परिषद है, ठीक है, आपका जो है नीति आयोग है, ये लोग जो है एक तरह से जो है बीच बीच में जो है बैठक बैठती है और उसमें जो है लोग सजेशन देते हैं। तो उसी प्रकार उस समय यानी कि तत्कालिक समय में प्राचीन काल में सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। सभा छोटा वर्ड ऐसे याद रखिएगा। और जहाँ अमीरों और जो है श्रेष्ठ लोगों की संख्या कम होती है तो सभा जो है श्रेष्ठ लोगों की, श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। जैसे आज के डेट में जो है ओम बिरला है, ठीक है, आपका लोकसभा अध्यक्ष, तो वहाँ पे है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थीं। अभी तक ये जब तक वैदिक युग चलेगा, जब तक वैदिक युग चलेगा, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में इन स्त्रियों की स्थिति खराब होगी। वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति जो है ठीक रहेगी। तो इनको जो है हर जगह क्या हो सकता है, भाग ले सकती हैं सभा एवं समिति में। आगे देखते हैं, युद्ध में कबीले का नेतृत्व, ठीक है, कबीले का नेतृत्व जो है राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि, गविष्टि का मतलब होता है गायों की खोज। यानी पहले राजा का एक ही काम था, गायों की खोज करो, गायों के लिए लड़ो, ठीक है, गायों के लिए खून बहाओ। मतलब मेन कारण वैदिक युग में मेन क्या हो जाएगा, गाय, ठीक है। तो युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग्य युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। अगर आप दशराग्य युद्ध की बात करते हैं तो इसका उल्लेख ऋग्वेद के कहाँ है, 7वें मंडल में। आपको पता होना चाहिए हर एक मंडल के बारे में लगभग, ठीक है। जैसे ऋग्वेद के 3रे मंडल में ही मिल जाएगा आपका क्या, गायत्री मंत्र मिल जाएगा, ठीक है, गायत्री मंत्र मिल जाएगा। 4थे मंडल में जो है आपका ये मिलेगा आपका कृषि संबंधी साक्ष्य 4थे में मिल जाता है। 7वें की बात करें तो दशराग्य युद्ध हो जाएगा। 8वें के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 9वें मंडल में जो है देवता सोम का उल्लेख किया गया है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की बात कही जाएगी जिसमें 4 वर्ण में जो है विभाजित हो जाएगा। तो ऐसे जो है एक बार जो है हमेशा रिवीजन करते रहिएगा। तो 7वें मंडल में जो है आपका दशराग्य युद्ध की चर्चा है। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यह युद्ध जो है परुष्णी रावी, परुष्णी जो अभी के डेट में जो है हम रावी जिसको बोलते हैं, रावी नदी, उस समय यानी कि जो है आपका वैदिक युग में उसको क्या बोला जाता था, परुष्णी। और परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया जिसमें सुदास क्या हुए थे, सुदास की जीत हुई थी। अब 10 जनों ऐसे याद कर लीजिएगा कि 10 जन सोचते रहेगा कि हम अच्छा परफॉर्म करें, हम अच्छा परफॉर्म करें, और सामने दुश्मन तो एक ही था, सुदास। सुदास ने एक एक करके जो है जब तक इधर सोच विचार चल रहा था 10 जनों के बीच में, तब तक सुदास ने 10 को हरा दिया और इस प्रकार सुदास विजयी रहा। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। जब भी अभी मैंने आपको बताया
कि वैदिक युग में इसका विभाजन का आधार क्या था कि कर्म था। इसका विभाजन का आधार कर्म था, तो इसलिए व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों, ठीक है, चतुर्वर्णों का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे उपनिषदों की संख्या जो है 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है और वेदांगों की संख्या, वेद के अंग की बात करेंगे तो वेदांगों की संख्या जो है 6 है। मैंने ये सब चीज़ जो है पहले करा चुका हूँ, तो आगे उसको अगर आप देखेंगे जो है भारतीय इतिहास के स्रोत को, जो पहला पार्ट है, तो उसमें ये सब कराया जा चुका है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, ब्राह्मण का जो है, ब्राह्मण कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, तो मुख से उत्पन्न हुए हैं। क्षत्रिय जो हैं ब्राह्मण के, ठीक है, ब्रह्मा के जो है भुजाओं से, वैश्य जो है जांघों से तथा शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। परम पुरुष यहाँ पे ब्रह्मा कहीं कहीं दिया रहता है, कहीं कहीं परम पुरुष दिया रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ब्राह्मण जो है मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से और सेम वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज जो है पितृ प्रधान था। जैसा कि आप देख रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता था, उसमें ज़्यादातर जो है मृण मूर्तियाँ, यानी कि स्त्रियों की जो है मृण मूर्तियाँ मिली थी, जिसलिए उसको मातृसत्तात्मक कहा गया है। वहीं आपका वैदिक युग क्या हो जाता है, तो वैदिक समाज जो है आपका पितृ प्रधान हो जाता है, ठीक है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या फिर कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। यानी पिता को क्या कहा जाता था, कुलप। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं प्रथा का जो है प्रचलन नहीं था, यानी बाल विवाह भी नहीं था, पर्दा प्रथा दोनों का प्रचलन नहीं था। और यहाँ पे देखिए, जब तक स्त्रियों को जो है अधिकार मिलता रहेगा, यानी कि वैदिक युग चल रहा है। विधवा अपने मृतक पति के, अगर पति मर गया तो उसके छोटे भाई, जिसको हम आज के डेट में देवर कहते हैं, से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में, अब देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा पावर, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण की। ऋग्वेद में लोपामुद्रा हो गया, घोषा हो गया, शिक्ता हो गया, आपला और एवं जो है विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। ये सब स्त्रियां हैं जो उस समय की क्या थीं, विद्वान थी। विदुषी जिसको कहते हैं, स्त्रियों को लिए कौन सा शब्द आता है, विदुषी। तो ये उस समय की, तत्कालिक समय की जो है विदुषी स्त्रियां थीं। गार्गी ने तो यहाँ तक कि याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दे दिया था कि आ जाइए एक बार जो है वार्तालाप करके दो हाथ जो है बातों से कर लेते हैं, ठीक है। तो वार्तालाप के लिए जो है चुनौती दे रखी थी। और इसी पे जो है कात्यायन ने लिखा है, कात्यायन की पुस्तक है गार्गी संहिता, ठीक है। गार्गी संहिता जो है ये कात्यायन की पुस्तक भी है, तो ध्यान रखिएगा इसको, जो ज्योतिष पे आधारित है। आगे देखते हैं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ऐसी भी स्त्रियां थीं जो जीवन भर शादी नहीं करती थीं, उनको अमाजू कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेदाग, यानी कि जो है रोटी कपड़ा मकान चलता रहे, जीविकोपार्जन यानी कि जीविका चलती रहे, रोटी कपड़ा मकान चलता रहे, इसके लिए वेदांग, वेदों को पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहलाता था। ऐसे अध्यापक क्या कहलाते थे, उपाध्याय। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ जो था वो आपका सोमरस था, यानी कि जो आज की डेट में हम लोग जो है दारू जिसको बोल सकते हैं, लेकिन सोमरस क्या है, वनस्पति से बनाया जाता था। आज भी दारू अंगूर से बनाया जाता है कि नहीं, अंगूर से और भी बहुत चीज़ों से बनाया जाता है, लेकिन उस समय का जो है, उस समय का प्योर जो है आपका हर चीज़ जो है वनस्पति से बनाया जाता था। कौन सा, सोमरस। तो ये उनका मुख्य पदार्थ था, मुख्य पेय पदार्थ था आर्यों का। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और मैंने सिंधु सभ्यता में भी बोला था कि वो लोग भी क्या करते थे कि जो है सूती और ऊनी दोनों कपड़े का प्रयोग करते थे। तो ये डायरेक्ट कपड़े का डिपेंड करता है कि आप किस अक्षांश पे रह रहे हैं। अगर आप जो है भूमध्य रेखा पे रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरी लाइफ काट लीजिएगा सूती वस्त्र में, ऊनी वस्त्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप पोल यानी कि ध्रुवीय प्रदेश में रह रहे हैं तो आपको निसंदेह सूती वस्त्र की कपड़े की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऊनी कपड़े की ही ज़रूरत पड़ेगी।
लेकिन ये जो हैं आप भारत का जो उत्तरी पार्ट देखिएगा तो ये कुछ महीने यानी कि 6-7 महीने जो है 6-7 महीने गर्मी पड़ती है, बाकी समय जो है हल्की ठंड की अनुभव होती है और लास्ट के 3 मंथ तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो इनके लिए जो है आपका सर्दी गर्मी ये सब जो है सभी कपड़े चाहिए। तो वाष्प, अधिवाष्प और उष्णीष, ठीक है, ये अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। यहाँ पे वाष्प यानी कि बाय द वे आप कोई कपड़ा पहन लिए, अधिवाष्प यानी कि उसके ऊपर से चादर ओढ़ी है, अधिवाष्प वाष्प के ऊपर जो पहने, ठीक है। और उष्णीष जो आप गर्मी में जो है आपका ठंडी में पहन रहे हैं, तो ठंडी में पहन रहे हैं तो आपका उष्णीष हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है ये वाले पार्ट से, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। तो इसको कैसे याद करेंगे देखते हैं। चारवाक की बात करेंगे तो चारवाक जो है चारवाक दर्शन के प्रतिपादक थे, ठीक है। तो इसमें याद करने वाली ज़रूरत ही नहीं है। आज के डेट में बाबा रामदेव की कंपनी का नाम पतंजलि, तो योग और वो योग कराना सिखाते हैं, तो योग का क्या हो जाएगा, पतंजलि हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं याद करने का। सांख्य दर्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए बुद्ध ने भी सांख्य दर्शन से शिक्षा ग्रहण किया है, महावीर ने भी सांख्य दर्शन से शिक्षा ग्रहण किया है, और यहाँ पे सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो आपके कपिल मुनि थे। न्याय दर्शन का कैसे याद रखिएगा, तो आपने कहानी सुना होगा अहिल्या का, ठीक है, देवी अहिल्या का, जिनको जो है आप राम जी जाते हैं पैर से छूते हैं और फिर जो है उनको कल्याण मिल जाता है, यानी कि जो है उनको मुक्ति मिल जाती है, और उनके पति का नाम जो था वो गौतम ही था। तो न्याय दर्शन के जिनके बारे में आज भी जो है एक तरह का प्रश्न चिन्ह है गौतम मुनि के बारे में कि दुष्कर्म जो है इंद्र ने किया और भोगना पड़ा आपको, जो है खुद की पत्नी को श्राप दे दिए थे जिनका नाम अहिल्या था, तो भोगना पड़ा अहिल्या देवी को। तो यहाँ पे जो अपनी पत्नी के साथ ही न्याय नहीं कर पाया बंदा, वही बंदा बना क्या, आपका न्याय दर्शन के प्रवर्तक। ऐसे लिंक कर लीजिए बस याद करने के लिए। पूर्व मीमांसा की बात करेंगे, पूर्व मीमांसा का तो ये हो जाएगा आपका, कहीं कहीं सिर्फ मीमांसा दिया रहे तो भी आप समझिएगा कि जैमिनी की बात कर रहा है, और पूर्व मीमांसा दिया रहे तो भी आपका जो है जैमिनी ही रहेगा। लेकिन आपका उत्तर मीमांसा कहीं भी रहेगा तो उत्तर मीमांसा के साथ साथ आपको मतलब यहाँ पे मीमांसा के साथ उत्तर शब्द का प्रयोग पक्का होगा, ठीक है। तो आप समझिएगा बद्रायण। अब याद कैसे कीजिएगा, तो आपने याद सुना होगा उत्तरायण, सुना होगा उत्तरायण, दक्षिण रायन नहीं सुने होंगे, पूर्व रायन नहीं सुने होंगे, ना ही पश्चिम रायन सुने होंगे, लेकिन सूर्य उत्तरायण की तरफ जा रहा है, उत्तरायण और बादरायण, ठीक है। ये ही रायण शब्द मैं लेके चल रहा हूँ, उत्तरायण बादरायण। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, इसको ऐसे लिंक कर लीजिएगा, उत्तरायण बादरायण। और वैशेषिक कनाद की बात करेंगे, ठीक है, तो इससे एक याद रखिएगा कि विशेष है कण जिसका, विशेष है कण जिसका। अब विशेष से हो जाएगा वैशेषिक, कण से हो जाएगा कनाद। और कण की बात करते हैं, कण की जब बात करेंगे तो यानी पार्टिकल्स, कण यानी कि पार्टिकल, और पार्टिकल में आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे जब बात करेंगे तो परमाणुवाद भी आ जाएगा। ये सब चीज़ें कहाँ पढ़नी है, परमाणुवाद में, परमाणु में पढ़नी है ये सब कण की बात। तो परमाणुवाद के जो है प्रवर्तक वो भी आपके महर्षि कनाद ही हो जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ याद रखिएगा। अगर दर्शन की बात करेगा तो वैशेषिक दर्शन के कौन हो जाएंगे, कनाद हो जाएंगे। परमाणुवाद के कौन हो जाएंगे, परमाणुवाद, तो परमाणुवाद के भी जो है कनाद हो जाएंगे, ऐसे याद कीजिएगा। आगे देखते हैं, महर्षि कनाद को जो है भारतीय परमाणुवाद का जनक भी कहा गया है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे, संगीत था, रथ दौड़ था, घुड़दौड़ था एवं ध्रुत क्रीड़ा था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय, जहाँ तक कि हम सिंधु सभ्यता में देख रहे थे कि उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। वही अगर आर्यों की बात करते हैं तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है, क्योंकि ये एक ग्रामीण सभ्यता है, और वो क्या थी, जब शहरी सभ्यता होगा, कहीं भी शहरी सभ्यता होगा तो वहाँ का मुख्य व्यवसाय व्यापार हो जाएगा, और अगर कोई ग्रामीण सभ्यता है तो वहाँ का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि हो जाएगा। आज भी शहरों में व्यापारियों की होड़ लगी हुई है, और गाँव में जाइएगा तो आज भी जो है
पशुपालन और कृषि पर जो है जीवन निर्वाह करने वाले जो है कृषक जीवन निर्वाह कर रहे हैं। गाय को अधन्या यानी कि न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या कर, क्योंकि आपको पता है कि गाय के लिए ही राजा जो है गविष्टि यानी गायों की खोज के लिए वो जाता है। जैसे ही कि एक दूसरे पे आक्रमण होते हैं, युद्ध होते हैं, सब किसके लिए? गायों के लिए होते हैं। और ऐसे में अगर आप गाय को मार देते हैं तो आपको, ठीक है, आपको जो है मृत्यु दंड, ठीक है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में क्या किया गया है? मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था दी गई है। इस बात का ध्यान रखिएगा कितना कठोर सजा था। आर्यों का प्रिय पशु जो था वो आपका घोड़ा रहेगा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता जो है वो इंद्र हो जाएंगे। यानी अब युद्ध जो है यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, जब जिसके प्रिय देवता ही युद्ध के देवता हैं, क्योंकि इंद्र क्या है? आपके युद्ध के देवता हैं। जब किसी के प्रिय देवता ही, अगर किसी का प्रिय व्यक्ति ही ओसामा बिन लादेन है तो आतंकवादी ही होगा, सिंपल सी बात है। तो वही बात है कि इनका प्रिय देवता जो है वो आपका इंद्र है और आर्यों का प्रिय पशु जो है वो घोड़ा है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु जो है वो लोहा थी। कौन सी धातु थी? ये थी आपकी लोहा, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस, ठीक है, तांबे को लोहित अयस और जो है आपका लोहा को श्याम अयस कहा जाता था। याद रखिएगा, भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी, ठीक है, 8वीं सदी, ईसा पूर्व 8वीं सदी यानी 800 BC आप कह सकते हैं में प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। व्यापार के लिए क्या कर रहे हैं? दूर दूर तक जो है, दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था। और लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। अब यहाँ पे देखेंगे वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। वस्तु विनिमय का मतलब ये हुआ कि अगर किसी के पास कोई टमाटर की खेती किया है, कोई प्याज की खेती किया है, तो टमाटर वाला लेके जाएगा और बोलेगा कि भैया ये हमारे टमाटर है, तुम टमाटर 1 kg ले लो या फिर इतने ले लो टमाटर, और साथ में उसके एवज में वो कुछ प्याज ले लेगा, ठीक है। अगर किसी को कोई गेहूँ है, उसके पास चावल नहीं है, तो गेहूं वाला चावल वाला के पास जाएगा, वो अपना गेहूं देगा और सामने वाला जो है उसको चावल दे देगा। तो यही है वस्तु विनिमय, यानी वस्तु के बदले वस्तु, ठीक है। वस्तु के बदले क्या हो जाएगा? वस्तु के बदले जो है वस्तु हो जाएगा, वस्तु के बदले वस्तु, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली। आगे देखते हैं, ऋण देकर ब्याज लेने वाले, अगर आप ऋण देकर ब्याज लेने वाले को, ठीक है, कर्ज दे दिए और साथ में जो है ब्याज पे ब्याज चढ़ा दिए, तो ऐसे को वेकनॉट यानी कि सूदखोर कहा जाता था, क्योंकि सूद खा रहा है वो, तो ऐसे को वेकनॉट उस समय का भाषा। आज के डेट में जिसे हम सूदखोर कहते हैं, पहले उसको वेकनॉट कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। मनुष्य एवं देवता के बीच में, अब देखिए, मनुष्य नीचे और ऐसा माना जाता है कि ईश्वर जो है वो आसमान में, तो एकमात्र जो है अग्नि को जब अगर आप जलाइएगा, तो अग्नि प्रज्वलित होकर इसके धुआं ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच लिंक का साधन क्या था? इस समय मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाला देवता किसको माना जाएगा? अग्नि को माना जाएगा, और इसलिए अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती को जो है सबसे पवित्र जो है मानी जाती थी। नदियों में सबसे पवित्र कौन मानी जाती थी? तो सरस्वती, ठीक है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार जो है उल्लेख हुआ है, और सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। तो ये कई बार पूछ दिया है कि बताइए कि सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, और सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता था? तो ये होती थी सरस्वती। अब आगे देते हैं, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं, इंद्र के स्थान पर, यानी कि देखिए आज के डेट में भी एक जो है, थोड़ा इसको ऐसे समझिएगा जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ईजिली सेट होगा दिमाग में। अगर आज के डेट में मोदी गवर्नमेंट आई, कैबिनेट मंत्री अलग अलग हैं, है कि नहीं? एक समय आएगा कि जो है आपका मोदी की गवर्नमेंट चेंज होगी, किसी और की गवर्नमेंट आएगी, तो कैबिनेट मंत्री फिर चेंज होंगे।
तो वही बात है यहाँ पे वैदिक युग में जो है, वैदिक युग में इंद्र जो है सबसे जो है प्रभावशाली और सबसे पावरफुल देवता थे। अब क्या हो गया है, ये उत्तर वैदिक काल हो गया है और उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति ही ले लेंगे, यानी कि डिपार्टमेंट चेंज हो गया है, एक तरह से कह सकते हैं। इंद्र अब कहीं और चले गए, यानी कि जो है सत्ता इनकी खत्म हो गई है। अब इंद्र का स्थान पर जो है प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना, ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में बताया है, पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। कब? तो राजा के राज्याभिषेक के समय। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय, वर्ण जो है व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। यानी अब ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए तो आप सुरक्षित हैं। अब पूरी ज़िंदगी जो है आपका आचरण कैसा भी रहे, ठीक है, आपका आचरण कैसा भी रहे, आप जो है अब सुख की रोटी खाने वाले हैं। सिर्फ किसके बेस पे? क्योंकि आपका जन्म जो है वो ब्राह्मण परिवार में हो गया है या फिर क्षत्रिय में है, तो जाहिर सी बात है एज इट इज़ देखेंगे, ठीक है। एज इट इज़ जो है अब तो जन्म के आधार पे ही है, तो आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। अब ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है कि जिन नदियों का जो है आधुनिक नाम जो है जैसे कुर्रम है, उनको प्राचीन नाम क्या था? तो कुब्र था, ठीक है, क्रुब था। काबुल को जो है, काबुल जो आधुनिक नाम है, पहले उसको कुभा कहा जाता था। आधुनिक नाम झेलम को पहले वितस्ता कहा जाता था। चिनाब को अस्किनी कहा जाता था। रावी को परुष्णी, शतलज को शतुद्री, ब्यास को विपाशा ब्यास, गंडक को सदानीरा, घग्घर को दृष्दति, गोमल को गोमती और स्वात को सुवस्तु। तो ये कई बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप इनको जो है सीधे सीधे रट जाइए या फिर जैसे भी हो इसको याद कर जाइएगा। इसमें कोई शब्द ऐसे नहीं है जिसको समझाया जाए। जो जो समझाने वाले शब्द आ रहे हैं वो मैं समझा रहा हूँ। अब इसमें याद करना है तो इसमें क्या समझाया जाए। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऋग्वैदिक कालीन देवता है, उत्तर वैदिक कालीन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक कालीन देवता और संबंध बताया गया है। जैसे इंद्र को युद्ध का नेता और वर्षा का देवता कहा जाता था। अग्नि को अभी मैंने बताया था कि अग्नि का जो धुआं है जो नीचे से ऊपर जाता है, तो लोगों ने क्या किया कि इसको देवता एवं मनुष्य के बीच की मध्यस्थता वाला देवता बनाया, कि देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता यानी कि जो है मीडिएटर का कार्य कौन करेंगे, तो वो है अग्नि देवता। वरुण की बात करें तो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता हैं। पृथ्वी और सूर्य का निर्माण किसने किया है? वरुण ने। तो पृथ्वी पे ही है समुद्र, और समुद्र का भी देवता कौन हो जाएंगे? वरुण। वही अगर वर्षा की बात करेगा तो इंद्र हो जाएंगे, लेकिन समुद्र का देवता की बात करेंगे तो ये वरुण हो जाएंगे। विश्व के नियामक, अब जब पृथ्वी को बनाए हैं तो विश्व के नियामक एवं शासक वरुण ही रहेंगे। सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता, ये सब के सब जो हो जाएंगे आपके वरुण हो जाएंगे। क्योंकि दिन रात क्यों परिवर्तित होता है? आपका सूर्य की वजह से और पृथ्वी के चक्रण की वजह से। पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी का जो है सूर्य के चारों ओर चक्रण की वजह से ऋतु परिवर्तन, दिन रात का करता, इस सब पे प्रभाव पड़ता है। तो जाहिर सी बात है लिंक कर लीजिएगा, क्योंकि जिसने उसका निर्माण किया है उसी ने जो है ऋतु परिवर्तन और दिन रात का को भी जो है निर्धारित किया होगा। तो इसलिए वरुण यहाँ पे आ जाते हैं। धई जो है, धई जो है आकाश का देवता, सबसे प्राचीन। अब देखिएगा जरा, आप ज्योग्राफिकल व्यू से देखें, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? सबसे पहले ब्रह्मांड यानी आकाश का ही निर्माण हुआ है, तो इसलिए सबसे प्राचीन देवता, एक तरह से लिंक करने के लिए। सोमरस जब आप पीते हैं तो सोमरस वनस्पति से बनाया जाता है, तो सोम देवता जो है वनस्पति देवता, वनस्पति के देवता माने जाते थे। उषा जो है, उषा जो है प्रगति और उत्थान की देवता, ठीक है। अश्विनी जो है ये विपत्तियों को हरने वाले देवता, यानी कि ये जो है एक तरह के चिकित्सक भी थे। ये क्या थे? चिकित्सक में भी आते हैं, चिकित्सक। तो चिकित्सक जो है दुख रोगों को क्या कर लेते हैं? हर लेते हैं। तो ऐसे विपत्तियों को हरने वाले देवता अश्विनी, ठीक है, अश्विन। और पूषण की बात करें तो पूषण की बात करेंगे तो ये पशुओं के देवता हो जाएंगे। विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है, इनका तो आज भी आपको याद होगा। और मरुत जो है ये आंधी तूफान का देवता थे। कौन? मरुत। आगे चलते हैं।
उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। जो हल था आज के डेट में जिसको हम बोलते हैं हल, पहले लोग बोलते थे कि ये थोड़ा सीरा लेते चलो खेत में, यानी कि जाहिर सी बात है कि वो कहना चाहते हैं कि हल लेते चलो खेत में। और हल रेखा यानी कि पहले उसको सीता कहा जाता था। तो यही जनक जब गए पहली बार जब हल चलाए तो सीता मिली। तो इस तरह से आप याद रखिए कि अब हल चलाइएगा तो हल रेखा तो बनेगा ही बनेगा, यानी कि सीता मिल गई पहले के अकॉर्डिंग। तो हल रेखा को क्योंकि सीता कहा जाता था तो सीता मिल गई। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो पहले जो है उत्तर वैदिक, मैंने बोला था कि ये सब याद करते चलिएगा, 6-7 जो है 13 पॉइंट लगभग मैंने बताया था। तो आप उसी तरह से ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये पॉइंट हम जो है मुद्रा के बारे में पढ़ रहे हैं। और मुद्रा में उस समय ऋग्वैदिक कालीन से, अब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के मुद्रा का हमने नहीं बोला था कि यहाँ कौन सा चलन में था। वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय भी थी, इस समय भी वस्तु विनिमय प्रणाली है। बावजूद इसके कहीं कहीं जो है आपके कुछ जो है मुद्रा की इकाइयाँ थीं और वो थी निष्क और शतमान। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। तो मैंने आपको बताया था कि सांख्य दर्शन के जो हैं प्रवर्तक कौन हैं, तो इसके प्रवर्तक आपके कपिल मुनि थे। और सांख्य दर्शन की बात एक और करते हैं तो आपके चाहे वो गौतम बुद्ध हो जाए, ठीक है, गौतम महात्मा बुद्ध हो जाए, या फिर आपके जो है महावीर हो जाएं, दोनों ने सांख्य दर्शन की दीक्षा ली थी। इसके अनुसार मूल तत्व कितने हैं, 25। टोटल तत्वों की संख्या 25 हैं, जिसमें प्रकृति जो है पहला तत्व है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है फूटी नाव से की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक यहाँ से अभी क्वेश्चन उठा नहीं है कि यज्ञ की तुलना किससे की गई है, तो फूटी नाव से की गई है। ये तो कई बार आ चुका है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, लेकिन यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है और ये बात भी मुंडकोपनिषद में है। ये क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं देखा है। आगे देखते हैं गायत्री मंत्र सवित्री नामक जो है देवता को संबोधित है, जिनका संबंध जो है ऋग्वेद से है। और ये गायत्री मंत्र क्या है, ऋग्वेद के जो है तीसरे मंडल में है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। अब पहले जो था, अगर किसी को आर्य बनाना है, ठीक है, वैश्य है, शूद्र है, आर्य बनाना है, तो उसको क्या करो, जो है गायत्री मंत्र सिखा दो। गायत्री मंत्र जैसे ही उसने बोला बन गया वही आर्य, ठीक है। तो लोगों को आर्य बनाने के लिए ही विश्वामित्र ने क्या किया, गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा, जो आज के डेट में लोग मर जाता है तो श्राद्ध क्रियाक्रम जो होता है, तो श्राद्ध की प्रथा जो है पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे नीमि ने शुरू की। देखिए एक होता है नीमि और एक होता है नीवी, कंफ्यूज मत होइएगा। नीवी जो है ये अंदर पहनने वाले कपड़े को कहा जाता था, अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। और जबकि नीमि जो है जिन्होंने श्राद्ध क्रियाक्रम का जो है स्टार्ट किया, यानी कि दत्तात्रेय ऋषि के बेटे थे। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का जो है प्रयोग किया गया है, यानी कि सिंधु सभ्यता में आप पक्की ईंट देख रहे थे। सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक युग में कहीं भी पक्की ईंट देखने को मिला ही नहीं। ऋग्वैदिक काल में कहीं भी पक्की ईंट देखने को नहीं मिला। डायरेक्ट जो आएगा उत्तर वैदिक काल में जो है कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं महाकाव्य दो हैं, पहला है महाभारत और दूसरा है रामायण। महाभारत का पुराना नाम जो है यह आपका जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जब शुरू में बना था तो इसको क्या कहता था, महाभारत को जय संहिता। और जय संहिता में जो है मात्र 8000 श्लोक थे, मात्र 8000 श्लोक थे। जय संहिता जब 8000 श्लोक आगे बढ़ के जब 24000 श्लोक में बदला तो इसका नाम पड़ गया भारत। और जब यही 24000 श्लोक जब 1,00,000 श्लोक में बदला, 1,00,000 श्लोक, ठीक है, 1,00,000 श्लोक में बदला तो इसको बोला गया महाभारत, ठीक है।
तो 8000 श्लोक है यानी जय संहिता, 24,000 है यानी भारत, और 1 लाख श्लोक है या 1 लाख से ज़्यादा है तो हो जाएगा महाभारत। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है कौन सा? तो ये है आपका महाभारत जो हो जाएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य हो जाएगा। गोत्र नामक आज के डेट में जैसे आप हर एक, पहले तो आपका जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी है। ओबीसी में जाइएगा तो कई जातियां हैं, उन जातियों में जाइएगा तो पूछेगा लोग कि गोत्र कौन सा है, तो उसी गोत्र की बात कहा जा रहा है। गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना जो है बादरायण ने की है। और अब बादरायण का ही बोले थे हम, मैंने क्या बोला था आपका उत्तर मीमांसा, उत्तरायण बदरायण, उत्तर मीमांसा भी जो क्या हो जाएगा उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक जो हो जाएंगे ये भी आपके जो हैं बादरायण ही थे। और वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ जिसका नाम क्या है ब्रह्मसूत्र कह लीजिए या फिर वेदांत सूत्र कह लीजिए, इसकी रचना भी बादरायण ने ही की थी। आगे देखते हैं महाजनपदों का उदय। महाजनपद को आप पिक्चर से जो है समझने की कोशिश कीजिए, चित्र से, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंग्युतर निकाय से मिलती है। अंग्युतर निकाय की बात करें तो जब आप बौद्ध ग्रंथ देखेंगे तो उसमें 3 पिटक भी देखेंगे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो ये सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं, यानी कि सुत्त पिटक जो है 5 चैप्टर में बट गया, ऐसे आप सोच लो। और उन 5 चैप्टरों में एक चैप्टर का नाम है दीर्घ सुत्त पिटक, दूसरे का नाम है मध्यम, तीसरे का नाम है संयुक्त, चौथे का नाम है आपका अंग्युतर निकाय, यानी कि अंग्युतर जो है चौथा निकाय है, और 5वां है आपका खुद्दक। तो उस वही जो है चौथा जो है आपका अंग्युतर निकाय, उसी से हमें जानकारी मिलती है कि जो है भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, अब वही 16 महाजनपदों को जो है हम देखेंगे, यहाँ पे राजधानी को देखेंगे, संबंधित क्षेत्र देखेंगे, और साथ में साथ जो है आपका जो है पिक से हम ये भी देखेंगे कि एक्चुअल में वो कहाँ पे आज के डेट में कहाँ पे वो दिख रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अंग का। अंग की बात करेंगे तो अंग की राजधानी जो है ये रही आपकी अंग, और अंग का हो जाएगा आपकी राजधानी जो हो जाएगी चंपा। और ये भागलपुर मुंगेर, जो आज का भागलपुर और मुंगेर है, वही तत्कालिक समय यानी कि प्राचीन भारत में जो है अंग उसको बोला जाता था। मगध का गिरिब्रज या राजगिरी, मगध का क्या हो जाएगा गिरिब्रज या फिर राजगिरी हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा चित्र की जो है बेहतर नहीं किया है, मैं रुकिए आपको एक दूसरा चित्र दिखाता हूँ जिसमें इंग्लिश में है। इसमें देखिए, इसमें जब आप बात करेंगे, ठीक है, तो ये रहा अंग। अब आपको अंग की राजधानी क्या है चंपा है, और ये हो गया आपका अंग की राजधानी चंपा, और ये आपका भागलपुर और मुंगेर वाला एरिया हो गया। उसके जस्ट इधर रहिएगा यानी कि पश्चिम की तरफ जाइएगा तो मगध मिलेगा जिसकी जो है राजधानी राजगिरी या फिर गिरिब्रज हो जाएगा। और ये पटना गया वाला इलाका पिक्चर से भी आपको स्पष्ट क्लियर हो जाता होगा। उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे वैशाली ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपके वज्जी और वैशाली विदेह मिथिला जिसकी राजधानी हो जाएगी। तो वज्जी का वैशाली यहाँ पे देख लिया हमने। ये वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र हो जाएगा। यानी अगर आप बिहार में जाके देखें तो बिहार में आपका ये 3 जो है महाजनपद हो जाएगा। एक आ जाएगा अंग, एक आ जाएगा आपका मगध, और एक आ जाएगा आपका वज्जी। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे है मल्ल, और मल्ल की राजधानी जो थी ये कुशीनगर या फिर कुशीनारा। ठीक है, मल्ल की राजधानी की बात करेंगे तो मल्ल का हो जाएगा आपका कुशावती, कुशीनगर। ठीक है, कुशावती, कुशीनगर या फिर कुशीनारा जो भी कह लीजिए। तो मल्ल की राजधानी हो जाएगी कुशावती, और ये आज का जो है देवरिया बस्ती जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ये पार्ट जो है आपका मल्ल के अंतर्गत आ जाएगा।
अब अगला देखते हैं यहाँ पे काशी, ये हो गया आपका काशी, काशी का वाराणसी। तो काशी की जब आप बात करेंगे 3 नंबर में जाएंगे, यहाँ पे 3 वाला पॉइंट, काशी का वाराणसी हो जाएगा। और वाराणसी के आसपास का क्षेत्र जो आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो आपने देखा मल्ल भी जो है आपका उत्तर प्रदेश में चला गया, वाराणसी भी आपका उत्तर प्रदेश में चला गया, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे वत्स, और वत्स का हो जाएगा आपका कौशाम्बी, वत्स का हो जाएगा आपका कौशाम्बी, ध्यान रखिएगा। और ये रहा वत्स, और वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी, और ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र हो जाएगा वत्स का कौशाम्बी। और ये वही कौशाम्बी है, ये वही कौशाम्बी है जहाँ पहली बार जो है पक्की ईंट सिंधु घाटी सभ्यता के बाद देखने को मिलेगा, पक्की ईंट, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं वत्स के बाद यहाँ पे देखेंगे कौशल, ठीक है, कौशल, और कौशल की राजधानी जो हो जाएगी श्रावस्ती हो जाएगी, कौशल का श्रावस्ती हो जाएगा, ठीक है, कौशल का श्रावस्ती हो जाएगा। और ये फैज़ाबाद, गोंडा, बहराइच वाला क्षेत्र हो जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे पंचाल, और पंचाल का अहिक्षत्र, पंचाल का जब ऊपर देखेंगे तो ऊपर अहिक्षत्र है और नीचे काम्पिल्य है, यानी उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी अगर राजधानी की बात करें तो अहिक्षत्र, और दक्षिणी राजधानी की बात करें तो आपका काम्पिल्य हो जाएगा। ये दक्षिण में, ये उत्तर में, और ये रहा आपका पंचाल। तो पंचाल का हो जाएगा अहिक्षत्र और काम्पिल्य, ठीक है। वैसे भी ए पहले आता है अल्फ़ाबेट में और के जो है बाद में आएगा काम्पिल्य, ठीक है। तो ए वाला यानी कि ऊपर रहेगा आपका ए यानी उत्तर वाले राजधानी, और के नीचे यानी कि दक्षिणी राजधानी, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये आधुनिक क्षेत्र का कौन सा हो जाएगा, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र हो जाएगा, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में आधुनिक स्थान बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछ रहा है, एग्जाम्स में इसी पे जोर दे रहा है। ये अब राजधानी जो है ना कि महाजनपद का कौन सी राजधानी है, ये ट्रेंड में है, बट अब स्किप कर रहा है। अब किसी किसी एग्ज़ाम में पूछ रहा है, हर एक एग्ज़ाम में नहीं पूछ रहा है, लेकिन आधुनिक क्षेत्र ये ट्रेंड में आ रहा है। दोनों में अंतर समझिए, ठीक है, ये आ रहा है। अगर क्वेश्चन ये यहाँ से बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन रही है अभी। अब देखिए यहाँ पे अगला जो है चेदी, और चेदी की जो राजधानी था वो आपका शक्तिमती था। और यहाँ पे जब आप देखेंगे चेदी, तो चेदी हो जाएगा ये वाला पार्ट, यानी कि जो है आपका शक्तिमती बुंदेलखंड वाला पार्ट हो जाएगा चेदी। और ये पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट से समझिए ये आपका उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है। तो चेदी, शक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में ये था। कुरु की बात करें तो कुरु हो जाएगा आपका इंद्रप्रस्थ, और दिल्ली का क्षेत्र हो जाएगा ये कुरु, कुरु इंद्रप्रस्थ। यमुना के किनारे आप देखे होंगे कि जो है पितामह भीष्म जो है यमुना नदी के किनारे जाते थे और अपनी माँ से मिलते थे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, आगे चलते हैं। और ये भी पता होगा कि इंद्रप्रस्थ को बसाए थे पांडवों ने, तो जब वो वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे यमुना से, और बाकी उनका पहले जो आपका हस्तिनापुर था तो ये गंगा किनारे था, तो गंगा उनकी माँ का नाम था। तो खैर आगे देखते हैं आधुनिक क्षेत्र, आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के जो है कुछ क्षेत्र। आगे देखते हैं ये 12वां मत्स्य, मत्स्य जो हो जाएगा विराटनगर, और ये हो गया आपका मत्स्य विराटनगर, ठीक है, मत्स्य विराटनगर। ये जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। कम्बोज की बात करेंगे तो कम्बोज की राजधानी जो हो जाएगी आपकी हाटक हो जाएगी, ये हो जाएगी कम्बोजा। कम्बोज की राजधानी जो हो जाएगी आपकी हाटक हो जाएगी। और ये राजौरी एवं हजारा क्षेत्र, तो आप देख सकते हैं ये कहाँ हो जाएगा, ये आपका कम्बोज पाकिस्तान में पड़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सूरसेन, सूरसेन की बात करें तो इसका हो जाएगा आपका मथुरा, और ये मथुरा उत्तर प्रदेश, ठीक है, मथुरा उत्तर प्रदेश। और ये रहा आपका सूरसेन, सूरसेन, और सूरसेन का जो हो जाएगा ये आपका मथुरा हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट। और यही जो हो जाएगा आपका सूरसेन मथुरा। आगे देखते हैं अस्मक, अस्मक का हो जाएगा पोटली गोदावरी, ये रहा सबसे दक्षिणतम, ठीक है, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा हो जाएगा, अस्मक, ठीक है। और अस्मक की राजधानी पोटली या फिर पोटन हो जाएगा। अब आते हैं गंधार, गंधार, तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान, ठीक है, ये हो जाएगा गंधार, ठीक है। इसकी राजधानी जो हो जाएगा आपका तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर का जो है क्षेत्र है आधुनिक।
तो इस प्रकार जो है 16 महाजनपद जो है, एक तरफ आपको जो है राजधानी तो याद करना ही करना है और आधुनिक क्षेत्र भी आपको याद करना है, इसीलिए पिक्चर के साथ इस चैप्टर को जो है मैंने समझाया। अब इसमें महाजनपद के बाद जो है अब आगे जो है हम करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसमें कुछ चीज़ों को अलग कर लीजिएगा, जैसे कि बिहार में 3 महाजनपद अंग, वत्स और वज्जी। अंग की राजधानी चंपा जो भागलपुर मुंगेर है। मगध का हो जाएगा गिरिब्रज राजगिरी जो पटना, ये तो हर किसी को पता होगा। वज्जी का हो जाएगा वैशाली मिथिला जो वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। तो ये 3 जो है ये बिहार से संबंधित हो जाएंगे, तीनों जनपद। और उसके बाद से आप जो है अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में 2 हो जाएगा, एक गंधार और एक हो जाएगा आपका राजौरी एवं हजारा क्षेत्र यानी कम्बोज का हाटक वाला। तो ये दोनों जो हो जाएगा पाकिस्तान का हो जाएगा, यानी 2 पाकिस्तान का है, कम्बोज का हाटक और गंधार का तक्षशिला। वैसे ही दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है अस्मक, ठीक है। अस्मक की राजधानी पोटली या फिर पोटन, ठीक है। तो इस तरह से आप एक एक को अलग अलग करके बिहार का 3 याद कर लीजिए, पाकिस्तान का 2 याद कर लीजिए, एक दक्षिण भारत का हो गया, 6 आप निकाल दिए। अब और बाकी जो है यूपी को, अब जो है यूपी को 2-3 भागों में बांटेंगे। एक चीज़ यहाँ पे और छूट गया था आपका अवंती। देखिए यहाँ पे है अवंती। अवंती की राजधानी जो है, उत्तरी राजधानी जो है आपकी जो हो जाएगा ये आपका उज्जैन हो जाएगा और दक्षिणी राजधानी जो हो जाएगा महिष्मती हो जाएगा और ये मालवा मध्य प्रदेश का पार्ट हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में एक ही है आपका, ठीक है। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही याद रखिएगा और वो हो जाएगा आपका अवंती। ये हो जाएगा एमपी का। स्टेट वाइज याद रखिए, एमपी में 1, बिहार में जो है आपका 3 अंग के साथ मगध और मगध के साथ ही हो जाएगा आपका वज्जी। पाकिस्तान का आप 2 याद कर ही लिए थे अभी, कम्बोज जिसकी राजधानी हाटक और गांधार जिसकी राजधानी आपका तक्षशिला। फिर दक्षिण भारत यानी कि जो है आपका एक तरह से कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद वो था आपका अस्मक जिसकी राजधानी जो थी पोटली या फिर पोटन था। तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में एक तरह से पड़ जाएगा, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट में आ जाएगा। तो ये दक्षिण भारत साउथ इंडिया का। अब देखिए, अब आप जो है राजस्थान का याद रखिए कि राजस्थान का कौन कौन सा है। तो राजस्थान का मत्स्य नगर एक हो गया राजस्थान का। दिल्ली हरियाणा में भी आपका एक मिल जाएगा और ये हो जाएगा कुरु, दिल्ली हरियाणा। तो इस तरह आपने कितने छांट लिए, 3 बिहार का, 3 ये हो गया, एक एमपी का हो गया, 4 हो गया, एक दिल्ली हरियाणा 5 हो गया, एक राजस्थान 6, 2 पाकिस्तान 8 और एक साउथ इंडिया का जो है यानी 9 हट गया। अब आपको 7 याद करना है सॉरी 7 याद करना है। अब 7 को जो है 7 के जो 7 हैं ये सब के सब आपके उत्तर प्रदेश में चल जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में भी 2 भागों में बांट दीजिए, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ताकि एकदम क्लियर रहे कि अच्छा ये पार्ट यहाँ पे है। यूपी के 7 पार्ट को देखिएगा तो पहला हो जाएगा आपका वाराणसी वाला जो हो जाएगा काशी का वाराणसी, ये ईस्ट यूपी में पड़ेगा। आपका वत्स का कौशाम्बी की बात करें तो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र जो हो जाएगा ये आपका ईस्ट यूपी में ही पड़ेगा। और ईस्ट यूपी में एक और याद रखिएगा, मल्ल का कुशावती देवरिया बस्ती गोरखपुर जो है ये भी देवरिया बस्ती गोरखपुर ये भी जो है आपका ईस्ट यूपी में ही पड़ेगा। तो 3 जो इसमें से यानी 7 में से 3 आपका ईस्ट यूपी में पड़ेगा। चौथा जो पार्ट है इसमें जो आपका बुंदेलखंड की बात करेंगे तो बुंदेलखंड ईस्ट यूपी के साथ साथ, ठीक है, ईस्ट यूपी के साथ साथ जो है आपका एमपी के भी कुछ पार्ट में पड़ जाएगा। बुंदेलखंड एमपी के भी कुछ पार्ट में पड़ जाएगा। तो ये एकमात्र है चेदी शक्तिमती, क्योंकि 2 राज्यों से इसको पावर मिल रही है तो इसको ज़्यादा शक्ति मिल गया, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। चेदी का शक्तिमती बुंदेलखंड ईस्ट यूपी के साथ साथ एमपी भी। और यहाँ पे आपने 3 ऑलरेडी देख रखा है, एक आपका जो है वाराणसी के आसपास का इलाका काशी और इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र जो है आपका वत्स
और फाइनली जो है देवरिया बस्ती और गोरखपुर के आसपास का इलाका जो था, जो मल्ल है, मल्ल की राजधानी कुशावती। अब वेस्ट यूपी में देखेंगे तो वेस्ट यूपी में एक आपका सुरसेन मथुरा, ठीक है, जिसकी राजधानी मथुरा थी, ये वेस्ट यूपी में आ जाएगा। दूसरा है आपका बरेली बदायूं फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र, जो पंचाल अहिछत्र कामपिल्य वाला हो जाएगा। और फाइनली एक सेंट्रल में मिलेगा, यानी कि जो है आपका 3 ठो ईस्ट यूपी में है, 2 ठो वेस्ट यूपी में है, एक जो हो जाएगा दोनों के मिश्रण यानी ईस्ट यूपी और एमपी में हो जाएगा। और फाइनली एक जो हो जाएगा आपका कौशल का श्रावस्ती, ये आपका फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, उत्तर प्रदेश, ये लगभग सेंट्रल जो है सेंट्रल यूथ उत्तर प्रदेश में पड़ जाएगा। एकदम अगर बीच से काटते हैं तो बीचों बीच वाला पार्ट जो है आपका फैजाबाद, गोंडा, बहराइच वाला क्षेत्र जो है ये आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप याद कीजिएगा तो 3 ठो हो गया आपका बिहार का, एक हो गया आपका प्योर पूरी तरह से जो है एमपी, एक एमपी और यूपी हो जाएगा, 7 यूपी हो गया, एक आपका जो है राजस्थान है, एक दिल्ली हरियाणा है, 2 पाकिस्तान में है, एक साउथ इंडिया में है। और इस प्रकार आपका सारा का सारा ईजिली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे का लगभग हो गया, तो आज इतना ही रहने देते हैं और आगे जो है दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक साथ करा दिया जाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा, थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए आप लोग इसको, और टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा, उससे मैं कुछ PDF लोड कर देता हूं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।